नंदिनी अपनी शादी को लेकर बहुत खुश होती है क्योंकि नंदिनी की शादी उसके ही मनपसंद के लड़के के साथ हो रही थी। नंदिनी अपने बॉयफ्रेंड विजय को कॉल करती है और कहती है, मैं बहुत खुश हूँ, हमारी शादी होने वाली है। बस अब कुछ और दिन और फिर हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से हस्बैंड वाइफ कहलाएंगे। मैं बहुत 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 खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ कि फाइनली हमारी शादी होने वाली है। हमने अपनी शादी को लेकर कितना कुछ सोचा था ना, और अब देखो आखिरकार वो दिन आ ही गया। और बताओ, खाना खा लिया क्या तुमने? हाँ, मैंने तो कब का खा लिया। और आज घर में ना सब्जी भी बहुत अच्छी बनी थी, इसलिए अच्छी होने के चक्कर में 4 रोटी और ज़्यादा खा ली मैंने। अब तो मेरा पेट फुल हो चुका है। अच्छा, कौन सी सब्ज़ी बनी थी जो तुम्हें इतनी ज़्यादा पसंद आ गई? भाई मेरी मनपसंद की सब्ज़ी आलू टमाटर की। हाय हाय, खा के मज़ा ही आ गया। विजय, तुम्हारे घर में हमेशा क्या आलू ही बनता है? जब देखो आलू की सब्ज़ी। पहले भी जब हम साथ में ऑफिस में थे तब भी तुम आए दिन आलू लाते रहते थे। अरे कभी कुछ और बनता भी है या नहीं? अरे यार नंदिनी, तुम्हें पता तो है हमारे घर में सब लोग आलू खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हम तो भाई सब आलू पर ही जिंदा है। अच्छा चलो, मैं बाद में बात करता हूँ, माँ आ गई है शायद। विजय इतना बोलकर कॉल काट देता है। कुछ दिनों बाद नंदिनी और विजय की बहुत धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद नंदिनी की पहली रसोई होती है। नंदिनी रसोई में नहा धोकर जाती है और सबके लिए कुछ मीठा बनाने लगती है। तभी नंदिनी की सास सरला आती है और कहती है, बहू, आज तेरी पहली रसोई है ना? आज सबके लिए क्या बना रही है नाश्ते में? माँ जी, मैं सबके लिए नाश्ते में खीर बना रही हूँ। सबको पसंद तो है ना खीर? खीर तो बहू बहुत पसंद है, लेकिन कोई खाएगा नहीं घर में खीर। क्यों? कोई खीर क्यों नहीं खाएगा? बहू क्या है ना, हमारे घर में ज़्यादातर लोग आलू की सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं, और आज तेरी पहली रसोई है ना, तो एक काम कर, सबके लिए आलू पूरी बना दे, सब लोग बहुत चाव से खाएंगे। माँ जी, लेकिन आज तो मेरी पहली रसोई है ना, और पहली रसोई में तो कुछ मीठा ही बनता है, फिर आप मुझे आलू पूरी बनाने क्यों कह रही हैं? अरे बहू, क्या फ़ायदा बेकार की मेहनत करने का जब कोई खाएगा ही नहीं। देख, मैं तुझे मना तो नहीं कर रही हूँ, बना ले जो तुझे अच्छा लगे, लेकिन बाद में कोई खाए नहीं तो मुझे मत कहना। ठीक है माँ जी, मैं आलू पूरी बना दूँगी। आलू कहाँ है? वो एक छोटा सा कमरा है ना जो खाली पड़ा रहता है, उसमें ही आलू है। अपनी सास की बात मानकर नंदिनी उस कमरे में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर तो सिर्फ आलू ही आलू थे। ये देखकर वो खुद से कहती है, ये क्या है? लोगों के घरों में 1-2 किलो आलू आते हैं, लेकिन ये तो मेरा आलू का ही ससुराल है। अरे इतने सारे आलू किस लिए? अब क्या रोज़ रोज़ मैं आलू ही खाऊंगी? नंदिनी को अपना आलू वाला ससुराल बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो फिर भी जैसे तैसे अपने ससुराल में रहने की कोशिश करती है। कुछ दिनों बाद नंदिनी की ननद मधु का राजमा चावल खाने का बहुत मन होता है, तो वो अपनी भाभी के पास जाती है और कहती है, भाभी, मेरा ना राजमा चावल खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या बताऊं मधु, मेरा तो पता नहीं क्या क्या खाने का मन कर रहा है। जब से इस आलू के ससुराल में आई हूँ ना, रोज़ आलू ही आलू खा रही हूँ। सुबह आलू, दिन में आलू, रात में आलू, और मेरे सपने में भी आलू। मेरे पापा को ना आलू सबसे बेस्ट लगते हैं। एक तो वो सस्ते भी मिल जाते हैं और वो हर चीज़ के साथ चले जाते हैं, इसलिए वो आलू आलू करते रहते हैं। उन्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस ससुर जी नहीं, बल्कि इस घर के हर आदमी की पसंद ही आलू है। अब खुद बताओ ना, इतना आलू खा लेंगे तो मोटे हो जाएंगे ना हम, लेकिन नहीं, इन्हें तो बस जब देखो आलू ही खाना होता है। भाभी, आप कुछ करो ना, सच में मेरा बहुत मन कर रहा है राजमा चावल खाने का। वो तो पापा का बस नहीं चलता, वरना वो तो आलू के साथ रोटी या चावल नहीं बल्कि आलू ही खिला देते। कोई बात नहीं मधु, तू टेंशन ना ले, मैं हर रोज़ इतने ज़्यादा आलू बना रही हूँ। अब तो वो ना ख़त्म होने वाले हैं। अब ज़्यादा दिन आलू चलेंगे नहीं, 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, फिर मैं राजमा बना दूँगी।
जब ससुर जी या विजय कुछ बोलेंगे तो कह दूंगी कि आलू खत्म हो गए थे। हाँ भाभी, ये सही रहेगा। नंदिनी अपने आलू के ससुराल में आलू खा खा कर थक चुकी थी, इसलिए जब आलू खत्म होने वाले थे तो वो किसी को नहीं बताती कि आलू खत्म हो चुके हैं। अगली सुबह जब नंदिनी आलू वाले कमरे में जाती है तो देखती है फिर से वहाँ बहुत सारे आलू आ जाते हैं। अब वो हैरान हो जाती है। तभी वहाँ नंदिनी का पति और उसके ससुर और आलू के कट्टे ला रहे थे। आप लोग ये कट्टे क्यों ला रहे हो? बहू, अब आलू ख़त्म हो गया है तो आलू तो लाने ही होंगे ना। कोई बात नहीं बहू, तू हमें बताना भूल गई थी ना, हो जाता है। लेकिन हमें याद रहता है कि कब आलू लाने हैं और कब नहीं लाना। कोई बात नहीं, तो वो तो आप शाम तक भी ला सकते थे, लेकिन ये तो आप अभी ले आए इतनी सुबह सुबह। इतने सारे आलू लाने की क्या ज़रूरत थी? अरे नंदिनी, अगर शाम को लाते तो हम सब सुबह क्या खाते? और सुबह के लिए तुम आलू की भुजिया बना लेना, जल्दी से बन जाएगी। रोज़ रोज़ आलू खाकर अब नंदिनी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, इसलिए अब वो थक जाती है अपने आलू वाले ससुराल से। एक दिन नंदिनी सारे आलू का भंडारा करके वो सब आलू ख़त्म कर देती है और अगले दिन सबके लिए मटर पनीर बनाती है, जिसे देखकर नंदिनी के ससुर और पति को बहुत गुस्सा आता है। बहू, ये क्या है? हम इतने सारे आलू लाए थे, तुमने आलू क्यों नहीं बनाया? और ये मटर पनीर किसे पूछ कर बनाया बहू तुमने? वो क्या है ना, कल मैंने सारे आलू का भंडारा कर दिया था, तो अब एक भी आलू नहीं बचा, अब इसलिए मैंने आज मटर पनीर बना दिया। आलू का भंडारा? लेकिन तुमने ये किससे पूछ के किया? अब पूछना किसे? पुण्य के काम के लिए पूछने की ज़रूरत थोड़ी ना पड़ती है। मुझे तो लगा कि आप ये सब जानकर खुश होंगे। और पापा जी, एक बात आप दोनों के लिए भी है। अब अगर मेरे ससुराल को आप दोनों ने फिर आलू का ससुराल बनाने की कोशिश की ना, तो मैं फिर से वही करूँगी, सारे आलू का भंडारा करवा दूँगी। बहू, ये क्या बदतमीजी है? सारे आलू का भंडारा? अरे अपने ससुराल को कोई कंगाल करने की सोचता है क्या? ससुराल को तो नहीं सोचता कोई, लेकिन आलू वाले ससुराल को ज़रूर सोचता है। मैं आपके लिए दिन में एक बार या कभी कभी आलू की सब्ज़ी या ऐसा कुछ बनाकर ज़रूर दूंगी, लेकिन ये मत सोचना कि अब हर रोज़ आलू ही बनेगा। हम इस घर के मर्द हैं नंदिनी, तुम्हें हमारी बात माननी होगी। और हम इस घर की औरतें हैं। आपका घर में राज ज़रूर चल सकता है, लेकिन हमारी रसोई पर नहीं, इसलिए रसोई का काम हम पर ही छोड़ दें। नंदिनी के धमकाने के बाद अब उसके ससुर और पति की तो बोलती बंद हो जाती है और वो भी कुछ नहीं बोलते। विशाखा की शादी कुछ ही दिनों पहले कार्तिक नाम के एक लड़के से दुर्गापुर गांव में होती है। विशाखा अपने ससुराल में बहुत खुश होती है। एक बार विशाखा उदास बैठी होती है तो उसकी सास उसे आकर पूछती है, अरे बहू, तू इतनी शांत क्यों बैठी है? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ जी, घर की याद आ रही थी। एक काम करना बेटा, अपनी छोटी बहन को बुला ले, तेरा मन भी लग जाएगा है। विशाखा ये सुनकर खुश हो जाती है और अपनी बहन शिखा को फ़ोन करके बुला लेती है। शिखा विशाखा के ससुराल आ जाती है। टी, कैसी हो आप? अरे आ गई तू, मैं तो एकदम ठीक हो गई। शिखा पूरे परिवार से मिलती है। नमस्ते जीजू, कैसे हो आप? अरे बढ़िया बढ़िया, तुम बताओ? अरे कुछ नहीं जीजू। अरे आपकी शर्ट पर कॉकरोच है? कहाँ? सॉरी जीजा जी। शिखा, आते ही तूने शैतानी शुरू कर दी, चल कमरे में। अगले दिन विशाखा रसोई में खाना बना रही होती है और तभी वहां शिखा आकर उसे पीछे से डरा देती है। वो विशाखा डर जाती है और शिखा हंस पड़ती है। तू पागल है क्या शिखा? अभी मेरे हाथ से सब्जी गिर जाती ना। अरे दी, आपको क्या हो गया है? शादी से पहले तो कितनी मस्ती करती थी और अब एकदम बोरिंग हो गई हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है शिखा, वो तो शिखा, चूहा कहाँ है? दीदी 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 दीदी, मुझे चूहे से बहुत डर लगता है। कहाँ है चूहा?
देखा शिखा, मैं कुछ भी नहीं भूली, मस्ती करना भी नहीं। सच में दीदी, आपने तो डरा ही दिया था मुझे। दोनों बहनें आपस में बात कर रही होती है। तभी शिखा को एक आइडिया आता है। दी, क्यों ना आज हम इन सबको डराए? नहीं नहीं शिखा, ये मेरा ससुराल है, यहाँ लोग मजाक में नहीं लेंगे तुम्हारी बात को। अरे दी, तुम भी ना कितना सोचती हो। रात में जब सब सो रहे होते हैं कि अचानक से विशाखा की सास को पायल की आवाज़ सुनाई देती है। वो आंगन में आकर देखती है तो आवाज़ आना बंद हो जाती है। अरे कौन है इतनी रात को? वो जैसे ही मुड़ती है तो देखती है कि सफ़ेद साड़ी में एक औरत घूम रही है। वो डर जाती है और भागकर अपने कमरे में चली जाती है। वो औरत और कोई नहीं पर शिखा होती है। सास को डरा हुआ देख शिखा जोर जोर से हंसने लगती है। अगले दिन शिखा ये बात विशाखा को बताती है। ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए था शिखा, ये मेरा ससुराल है और तू यहाँ ऐसे मजाक नहीं कर सकती। किसी को पता चल गया ना तो हमारी तो शामत आ जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा दी, मैं तो सोच रही हूँ कि आज अच्छे से मेकअप भी कर लूँ तो और ज्यादा मजा आएगा। शिखा वहाँ से चली जाती है और विशाखा की सास ये सब सुन लेती है। ओह, तो ये सब शिखा का करा धरा है। रात में जब पूरा घर सो रहा होता है तो शिखा फिर से मेकअप करके आती है और पायल की आवाज़ फ़ोन से बजाकर टहल रही होती है घर में। तभी उसके ससुर आ जाते हैं। शिखा जैसे ही उनको डराती है वो अचानक से गिर पड़ते हैं और बेहोश हो जाते हैं। शिखा ये देखकर डर जाती है। अरे अंकल जी, क्या हो गया आपको? दी, जीजू, जल्दी आओ। अंकल जी उठिए ना। सारे घर वाले वहाँ आ जाते हैं। अरे पापा, क्या हो गया आपको? क्या हुआ शिखा, ये बेहोश कैसे हो गए? अरे तूने डराया क्या इन्हें ये चुड़ैल जैसा मेकअप करके? हैं? आंटी जी, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि अंकल इतना ज़्यादा शॉक्ड हो जाएंगे। तुझे पता है ये दिल के मरीज हैं। हे भगवान, इन्हें तो दिल का दौरा पड़ गया है। शिखा घबरा जाती है। क्या दिल का दौरा? तेरी वजह से आज इनकी ये हालत है। इन्हें कुछ भी हुआ ना तो तू जेल जाएगी, समझी? शिखा रोने लगती है। नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा मत बोलिए, अंकल को कुछ नहीं होगा। तभी ससुर को छींक आने वाली होती है। वो छींक रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें छींक आ जाती है और उनकी आंख खुल जाती है। अंकल, आप ठीक तो है ना अंकल? ससुर और सास हंसने लगते हैं। क्यों बेटा, सिर्फ तुम्हें ही मजाक करना आता है क्या? हैं? तो क्या पापा बेहोश नहीं हुए थे? अरे नहीं नहीं, मैंने ही प्लान बनाया था ये। पर क्यों माँ? क्योंकि विशाखा को लगता है कि ये उसका ससुराल है, उन्हें ऐसी मजाक वाली बातें पसंद नहीं आएगी। पर उन्हें ये नहीं पता कि अगर ये दोनों बहनें शेर हैं तो हम भी सवा शेर हैं। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने आंटी जी। रेखा के पिता दिल्ली में किसी तरह अपने और अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। पर एक दिन, अरे रमेश, तुम्हारी बेटी के तो समझो भाग्य ही खुल गए। वकील लड़के का रिश्ता आया है। अरे वाह, कब करना चाहते हैं शादी? वो लोग तो जल्द से जल्द ही करेंगे। बाकी शाम को मैंने रेखा को देखने के लिए बुला लिया है। तेरा घर छोटा है तो तुम लोग मेरे घर ही आ जाना। राकेश और उसकी बीवी सारी तैयारी के साथ रोहित और रेखा की शादी कर देते हैं। लेकिन अगले ही दिन, देखो रेखा, शादी भले ही हो गई है, लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैं किसी जोरू के गुलाम टाइप रहूंगा। रेखा को रोहित की बात अजीब लगती है। मैं ये तो सोच भी नहीं सकती और ना ही चाहती हूँ, लेकिन शादी के अगले ही दिन इस तरह की बात की उम्मीद भी नहीं थी। रोहित रेखा के मुंह से ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। अरे, काफी जबान भी चला लेती हो। माँ ने सिखाया नहीं कि पति से कैसे बात करते हैं? रेखा अब चुप रहने में ही भलाई समझती है। रेखा, जल्दी से नाश्ता तैयार कर लो,
आज पहला दिन है, सारे काम तुम्हें समझा दूंगी। ये नौकरानी है जो तुम्हें बता देगी कि कैसे कैसे क्या करना है। फिर इसकी कल से छुट्टी है। रेखा भी ससुराल में जी जान लगाकर काम करने लगती है। खाली समय मिलता तो पति के वकालत की किताब उठाकर पढ़ने लगती। ये क्या, जब देखो तब पढ़ती रहती है। अच्छा सुन, कल पिता के घर से 20,000 रुपये लेकर आना, मेरे छोटे बेटे की फीस भरनी है। लेकिन पापा क्यों भरेंगे उसकी फीस? अरे वाह जी वाह, पापा क्यों भरेंगे? तो ये बता, हम क्यों रखेंगे तुझे यहाँ? क्यों खाना देंगे फ्री में? अरे क्योंकि मैं बहू हूँ इस घर की। तभी वहाँ रोहित आ जाता है। अरे वाह, बड़ी जबान चला रही हो। चुपचाप माँ जो कह रही है वैसा कर, वरना सामान उठा और जा अपनी झोपड़ी में। बेचारी रेखा क्या करती, पिता के घर जाती है, उनको सारा हाल बताती है। पिता भी जैसे तैसे पैसों का इंतजाम कर बेटी को ससुराल के लिए विदा करते हैं। देखा, अब कहाँ से आए पैसे? अरे बहुत माल है तुम लोगों के पास, बस सीधी उंगली से निकालते नहीं। नहीं नहीं माँ, पापा ने अपनी मोटरसाइकिल बेचकर पैसों का इंतजाम किया है। पता नहीं अब वो ऑफिस कैसे जाएंगे। अरे वाह भाई, ये भी हम सोचे। खैर, जैसे तैसे दिन बीतते हैं। रेखा जहाँ एक प्यारे से बेटे की माँ बनती है, तो वहीं उसका वकालत की किताब में ज्ञान और गहराता जाता है। हे भगवान, बुरे फंसे। ये केस तो लगता है कि मैं हार ही जाऊंगा। देखिए, मैंने आपकी इस केस की फाइल पढ़ी थी। इस केस को जीतना बहुत ही आसान है। वाह भाई वाह, यहाँ वकालत की डिग्री लेकर भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, और तुमने रोटी बनाते बनाते ही केस समझ लिया। अरे जाओ जाओ, जाकर मुन्ने को संभालो। केस मैं संभालूंगा। ए लड़की सुन, जाकर अपने बाप के यहाँ से 3 लाख लेकर आ। पूरा घर फिर से बनाना है। छोटे की शादी करूंगी तो छोटी बहू को कहाँ रखूंगी? पूरा घर तो तूने घेर रखा है। ऐसा मत बोलिए माँ जी, पापा इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? अब तो वो रिटायर भी हो गए हैं। हाँ, तभी तो बोल रही हूँ, रिटायरमेंट के पैसे तो मिले होंगे ना। लेकिन वो अगर आपको दे देंगे तो बुढ़ापा कैसे काटेंगे? रोहित रेखा की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। ए सुन, चल अपना सामान उठा, अपना बच्चा उठा और निकल यहाँ से। रेखा के लाख आग्रह के बाद भी रोहित और उसकी सास उसे घर में नहीं रखते। पापा, मैं तलाक चाहती हूँ। बेटा, मेरे पास वकील के पैसे नहीं है। पापा, आप मुझे वकालत करवा दीजिए, अपना केस मैं खुद लड़ूंगी। इस बार रेखा के पिता भी उसे ससुराल ना भेजकर रिटायरमेंट के पैसों से वकालत करवाते हैं। और फिर एक दिन कोर्ट के बाहर, रोहित, आज तुम अपना ही केस हार गए, वो भी उस लड़की से जिसकी तुमने कभी कदर ही नहीं की। रेखा, मुझे माफ कर दो। मैं इतनी बड़ी अमाउंट कहाँ से लाऊंगा? मैं हर महीने पैसे नहीं दे सकता तुमको। पैसे वहीं से लाना जहाँ से तुम मेरे पापा को लाने के लिए मजबूर करते थे। एक पिता अपनी बेटी की शादी उसकी खुशहाली के लिए करता है, ना कि सारी जिंदगी कर्जदार बनने के लिए। अरे, मेरे ही बेटे की किताब पढ़ पढ़ कर ज्ञान बांट रही हो। वकालत की किताब तो ससुराल में ही पढ़ी थी ना। बिल्कुल, यहाँ मेरी गलती रही। जिस पैसे से मैंने इसकी शादी की थी, मुझे वो पैसे पहले इसकी पढ़ाई में लगाना चाहिए था। और आज रेखा एक जानी मानी वकील के रूप में काम कर रही है। सिद्धि की शादी के बाद वो ससुराल चली जाती है। पीछे रह जाती है भाभी रानी। सिद्धि के ससुराल जाते ही भाभी कहती है, अरे वाह जी वाह, सारे कपड़े मेरे। हाय रे पैंट, अरे वाह वाह, मजा आ जाएगा। अरे ये सिद्धि की अलमारी के सामने खड़े होकर क्या बड़बड़ा रही है? जा जाकर देख मेहमानों को विदाई की मिठाई मिली कि नहीं। अब हाँ माँ जी, क्यों नहीं, लेकिन पहले कपड़े तो बदल लूं। अब रानी आ जाती है सिद्धि के उन कपड़ों में जो वो ससुराल जाने से पहले घर छोड़ जाती है। अरे रानी, कुछ दिन रुक जाती। अरे ये तो सिद्धि बिटिया को मैंने ही दिया था, बड़ा ही फबता था उस पर, तुझ पर तो कुछ खास नहीं लग रहा।
अब वो ना मेरे सारे कपड़े गीले थे तो सोचा पहन लूं। वैसे भी सिद्धि को कौन सा भी पुराने आउटडेटेड कपड़ों को पहनना है। वैसे भी ये सूट तो मैंने तभी पहना था, वैसे खास है भी नहीं ये। हाँ ठीक है, लेकिन ना मेरी सिद्धि पर तो जमता था। सारे मेहमान चले जाते हैं और सिद्धि ससुराल से मायके पहली बार आती है। ओह, अपना घर, अपना कमरा, अपनी अलमारी। ये बोलकर जैसे ही सिद्धि अलमारी खोलती है तो सामने उसके कपड़ों की जगह कुछ और ही रखा होता है। माँ, ओ माँ, जरा कमरे में तो आना। सास और रानी वहां पहुंच जाते हैं। रानी ने पहनी होती है सिद्धि की जींस और टी शर्ट। अरे भाभी, ये क्या? ये तो मेरी बड़ी ही महंगी टी शर्ट है, इसे आपने घर में क्यों पहनी है? अरे बहुत मिलती है दीदी ये चौक की मार्केट में, 150 में। ओ भाभी प्लीज, ये एरोपोस्टल है, 2000 की एक टी शर्ट। ओहो, 2000 में तो दीदी 4 साड़ी आ जाए। अब क्या बोलूं? भाभी, ये मेरी अलमारी में छोटू के कपड़े, तो मेरे कपड़े कहाँ हैं? मेरी अलमारी में? अब दीदी आपको कौन से पुराने कपड़े पहनने थे? माना भाभी, लेकिन मैं जब घर आती तो यही सब पहनती ना। अरे तुम तो बड़ी कंजूस हो दीदी। खैर, वक्त आता है जब सिद्धि ससुराल के लिए रवाना हो रही होती है। अरे रानी, अंदर से सिद्धि का गिफ्ट ले आ, लड़की पहली बार ससुराल से मायके आई है। रानी अंदर जाती है और एक सिंपल सी साड़ी लेकर बाहर आ जाती है। ये लीजिए माँ जी। सास बेटी को गिफ्ट देकर ससुराल भेजती है। अगले दिन रानी एक सुंदर सी साड़ी पहनकर सामने आती है। अरे रानी, ये तो वो साड़ी है जो मैंने सिद्धि को देने के लिए दी थी जब वो ससुराल ले जाती, लेकिन ये तूने कैसे पहन ली? अरे माँ जी, ये साड़ी तो मुझे बहुत पहले से ही पसंद थी, लेकिन चिंता ना करिए, मैंने सिद्धि के लिए भी अच्छी सी साड़ी दी है। हाँ। तभी सिद्धि का फोन आता है। क्या माँ, कुछ अच्छा तो दिया होता ससुराल ले जाने के लिए। अरे पहले दिखा दिया होता। ये चमकते हुए पैकेट में नौकरानी वाली साड़ी मत दिया करो माँ। अरे बेटे, वो तेरी भाभी ने ना गलती से उससे पैकेट बदल गया। हाँ, मैं कल ही तेरे भाई के हाथ से तेरा वाला पैकेट भेज दूंगी। अरे रहने दो माँ, आई एम श्योर भाभी ने अभी वही साड़ी पहनी होगी जो तुमने मेरे लिए रखी थी। तुम तो समझ नहीं पाई उनको। खैर छोड़ो, मैं ज्यादा बोलती अच्छी नहीं लगती, रहने दो, आपको उन्हीं के साथ रहना है, फिर बात करेंगे। सास को रानी पर गुस्सा आ जाता है। वो उसके कमरे में जाती है जहाँ वो शादी का एल्बम देख रही होती है। रानी, मार्केट जाकर एक ऐसी ही साड़ी लेकर आ, कल प्रतीक जाकर सिद्धि के घर दे आएगा। अरे क्यों माँ जी, कितनी साड़ी देनी है दीदी को? यहाँ कोई सेल लगी है क्या? अरे चुप कर, मेरे बेटी के हिस्से की साड़ी खुद पहन ली, अब ज्यादा ज्ञान बांट रही है। एक दिन सिद्धि का फोन आता है। माँ, मेरी सास ने आप सबको खाने पर बुलाया है। सारे लोग सिद्धि के ससुराल पहुंचते हैं। खाना खाकर वो लोग निकल रहे होते हैं कि सिद्धि की सास सभी को गिफ्ट देती है। अरे बहन जी, बेटी के घर का खाना खा लिया, यही बहुत है जो आप ऊपर से गिफ्ट भी दे रही है। अरे बहन जी, आप भी कहाँ इन बातों पर विश्वास कर रही हैं। सास सभी को गिफ्ट देती है, लेकिन रानी को जो साड़ी देती है वो अजीब सी हरे रंग की, लाल रंग की बड़ी छाप वाली होती है। अरे छी, ये कौन पहनेगा? सासू माँ को तो जरी वाली इतनी सुंदर, और मेरे लिए ये नौकरानी वाली। अरे भाभी, दरअसल मैं जब भी घर आती थी आप वापसी में ऐसी ही साड़ी देती थी ना, तो माँ ने सोचा कि आपको आपकी पसंद की ही साड़ी क्यों ना दी जाए। बेचारी रानी, बोलती भी तो क्या। सिद्धि और सास रानी का चेहरा देखकर हंसने लगती है, तो रानी समझ जाती है कि अपने ही बिछाए जाल में वो फंस चुकी है।